आज से नहीं बल्कि पिछले 3-4 महीने से वहां टिके हुए हैं। और इसके अलावा राजनीति वहां की किस दिशा में जा रही है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और यहां से बीजेपी कितना आगे है, और बीजेपी का जो परिवारवाद की बात और उस मुद्दे को जो आगे उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन यहां पर बुरी तरह फंसी हुई है बीजेपी। परिवारवाद के नाम पे खुद ही फंसी हुई है। परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है, ये आप जानते हैं, लेकिन अपने हिसाब से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और उनके साथी सहयोगी इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों चुनाव क्यों अहम है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और इस चुनाव में कैसे यहां पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव आयोग चाहता तो ये चुनाव हरियाणा के चुनाव के साथ साथ करवा लेता। आप जानते हैं 26 नवंबर को महाराष्ट्र में 26 नवंबर, जी हां बिल्कुल आखिरी दिन है विधानसभा के गठन का। 26 नवंबर आखिरी दिन है जब महाराष्ट्र में विधानसभा का गठन हो जाए, और नहीं तो 27 नवंबर से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हो सकती है वहां पे। लेकिन क्या 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद 26 नवंबर, ये 3 दिनों के भीतर ये सब कुछ हो जाएगा? और ये काम पिछली दफा यानी 2019 में पहले हो गया था। महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के चुनाव के साथ साथ हुआ था, लेकिन इस बार क्यों नहीं करवाया गया? समझ सकते हैं आप, क्योंकि महाराष्ट्र में पेंच फंसा हुआ है। क्या उसी फंसे हुए पेंच से बाहर निकलने की कोशिश में है बीजेपी? ऐसा हो पाएगा? जैसा धनंजय जी बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि शिंदे साहब को लगता है कि जीत के आए तब भी मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला, तो क्यों जीतने के उस दिशा में क्यों लेके जाएं पार्टी को। लेकिन दूसरी तरफ अगर हार जाते हैं तब भी, यानी सांप सिशुंदर वाली हालत हो गई है, खाएं या उगलें, निगलें या उगलें। प्रशांत टंडन जी, क्या इसी तरह से देखा जाए? और अगर यहां की राजनीति को इस ढंग से देखते हैं आप, तो बहुत मजेदार है जो आप कह रहे थे। बाकी तो ऊपर वाले यानी केंद्रीय चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ है ही। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, चुनाव मैदान में है, चुनाव आयोग बदस्तूर है और शुरू से है, क्योंकि वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य में जो कुछ हुआ वो चुनाव आयोग के कर कमलों से हुआ। और अभी भी कल ही मैंने आपको बताया था राजीव जी, यहाँ पे चर्चा की थी कि चुनाव आयोग ने एक आखिरी पेज भी रखा है अपने पास कि 26 तारीख तक विधानसभा है, नई विधानसभा 27 तारीख को बननी है वहां पे, और 23 को चुनाव का रिजल्ट है। 48 घंटे के अंदर नेता अगर नहीं चुना गया तो संभावनाएं जो है वो राष्ट्रपति शासन की बनती है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल की बनती है। ये चुनाव आयोग ने किया। कभी आपने देखा कि इतना क्लोज चुनाव रखा गया? अरुणाचल प्रदेश वगैरह में रखा जाता है, जहाँ छोटा राज्य है, जहाँ विधायक जीत के आ जाते हैं आसानी से कैपिटल में। 23 से 24 तक, 23 की रात तक काउंटिंग खत्म होगी। 24 तक दोपहर तक लोगों को बिलिंग सर्टिफिकेट मिलेंगे। उसके बाद उनको मुंबई आना है, और मुंबई आकर वो उनको पार्लियामेंट्री पार्टी अपनी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेना है। इतना क्लोज कॉल कभी रखा नहीं जाता है। तो चुनाव आयोग जो भी करता है वो आप ये मानिए कि बीजेपी के हिसाब से करता है। और मुझे अभी भी राजीव जी, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि उपचुनाव की तारीख चुनाव आयोग अभी भी हो सकता है कि बदल दे बीजेपी की डिमांड के हिसाब से। ये भी संभव है, क्योंकि बीजेपी ने डिमांड की उत्तर प्रदेश में। तो चुनाव आयोग की के बारे में क्या कहा जाए। दूसरी एक बात और राजीव जी, मैं आपकी बात पे आऊंगा, उसके पहले ये बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी को विवाद में बीजेपी क्यों लाती है? कई बार होता है कि राहुल गांधी ने पानी कौन सा पी लिया खड़गे जी को, और वो बोतल खोल के दिखाई देता है कि राहुल गांधी दे रहे हैं उनको। खड़गे जी से परेशानी क्या है? अमित मालवीय ट्वीट करते हैं अक्सर, तो मालवीय जी को खड़गे जी से क्या परेशानी है? और फिर वो जो हिंदू मुसलमान वाला मीडिया पूरा लग जाता है। परेशानी है क्योंकि खड़गे जी दलित बैकग्राउंड से आने वाले कांग्रेस के इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं। ये परेशानी है।
बीजेपी इतना ज्यादा उनके अंदर मनुवाद और जातिवाद है कि विपक्षी पार्टी के दलित अध्यक्ष को भी वो नहीं देख पा रहे हैं। आपको याद होगा कि इनके इनके यहाँ भी एक दलित प्रेसिडेंट बन गए थे, बंगारू लक्ष्मण जी, विवादों में आ गए। विवादों में बीजेपी में कितने लोग होते हैं। राजीव जी जब उनकी डेथ हुई, एक भी सीनियर बीजेपी का नेता उनके उनकी अंतिम यात्रा में, उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ, एक भी। तो इसलिए ये जो बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लाते हैं अमित मालवीय, इसकी बड़ी एक खास वजह है। खैर, देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि बारामती में बड़ा रोचक होने जा रहा है। हम लोग जब महाराष्ट्र के दौरे में जाएंगे तो उस सीट पे जरूर जाएंगे जहाँ चाचा भतीजे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। एक नई वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो एक विवाद है जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और हम लोग कई दिन से कर रहे हैं, वो है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है और महायुति का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है, शिवसेना शिंदे का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है और एनसीपी अजीत पवार का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है। इन सब के मुख्यमंत्री कैंडिडेट अलग अलग हैं। बीजेपी कभी नहीं मानेगी कि एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। बीजेपी, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी वहां पे अपने मुख्यमंत्री और को बनाने के लिए वहां पे मिशन में गई हुई है। वो एक नाथ शिंदे को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना अजीत पवार को एक्सेप्ट करेगी। तो वहां पे सबसे बड़ी जो फांस है वो मुख्यमंत्री पद है। और एक नाथ शिंदे जी को मालूम है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो वो अपना जो भी काम करेंगे वो करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो नई एक मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति खंडित होना, किसानों के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, प्याज की चर्चा मैं कल कर रहा था। नासिक के क्षेत्र में जो प्याज का मामला है नॉर्थ महाराष्ट्र में, वो कितना बड़ा मुद्दा बनेगा। तमाम सारे मुद्दे हैं राजीव, लेकिन एक और नया मुद्दा जुड़ रहा है और वो नया मुद्दा महाविकास अघाड़ी के लिए एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। वो नया मुद्दा है कि तीनों पार्टियां, महायुति की तीनों पार्टियां, यानी शिवसेना एक नाथ शिंदे, अजीत पवार एनसीपी और बीजेपी, इनके 90% रिपीट कैंडिडेट हैं, 90% सिटिंग एमएलए हैं। उन 90% में बीजेपी को छोड़ के बाकी दो पार्टियों के 90% कैंडिडेट दूसरी पार्टी से पाला बदल कर आए हुए लोग हैं, जो अपनी पार्टियों के सिंबल पे, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं जीते हैं। लोकल फैक्टर, लोकल इनकम, एंटी इनकम्बेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस चुनाव में। देखने वाली बात होगी कि जो सिटिंग एमएलए है और खासकर दरबदलू सिटिंग एमएलए है, उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो देखने वाली होगी यहाँ पे। और लोकल फैक्टर्स, एमएलए की, नेता की इमेज और स्थानीय मीडिया, तो छोटे छोटे अखबार, यूट्यूब चैनल्स, वहाँ के जो लोकल इश्यूज, लोकल लोगों के को उठाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं। इन तमाम दल बदलू नेताओं के कंस्टिट्यूंसीज में या जो रिपीट कैंडिडेट हैं बीजेपी के भी, उनमें लोकल इश्यूज काम आएंगे। कोई बड़े बाहर के राष्ट्रीय या पैन महाराष्ट्र इश्यूज नहीं होंगे। वहाँ पे लोकल बिजली, पानी, सड़क, एमएलए की परफॉर्मेंस, उनका कितना है, किसके चुनाव चिन्ह पे जीत कर आया था, कहाँ चला गया, ये सारे इश्यूज जो है वहाँ पे आएंगे। और ये बहुत रोचक होगा महाराष्ट्र के चुनाव में देखना कि जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी है, ये महाविकास अघाड़ी के लिए एक नया रास्ता है
कि वो इसको कैसे माइक्रो लेवल पे डील करते हैं, कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी को कैसे अपने पक्ष में करने के लिए वो रणनीतियां बनाते हैं। राजीव जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लोकल एंटी इनकम्बेंसी को अपने पक्ष में कैसे किया जाए, ये बात महाविकास आघाड़ी से ज़्यादा महायुति के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तान